नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ रहे थे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने किस पे चर्चा की थी? हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इसके परिणाम क्या हमें मिल सकते हैं, वन एवं वन्यजीव क्या हैं, जैव विविधता क्या है। आप लोग बता सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने एक हॉट स्पॉट पढ़ा था कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? विशिष्ट स्थल। हाँ, यानी वन जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, यानी हर तरह के जीव वहाँ रहते हैं। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने देखा था कि दावेदार, कौन कौन लोग दावेदार हो सकते हैं। तो दावेदार तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं हम लोग कि दावेदार तो हम लोगों ने समझ लिया कि वनों को कौन कौन से दावेदार हैं, यानी जिनकी जिंदगी या कार्य निर्भर है वो उसके दावेदार हुए। तो ऐसे दावेदार में स्थानीय लोग थे, सरकार, वन विभाग थे, पर्यावरण प्रेमी थे, या जिनका व्यवसाय वन से चलता है वैसे लोग थे। अब आते हैं कि ये तो दावेदार हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी उसे बचा रहे हैं। अब कौन कौन सी मानव की गतिविधियां हैं जो वन को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि दावेदार बनने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी गतिविधियां प्रभावित करती हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कि क्या क्या गतिविधियां हमारी हैं जो वनों को बर्बाद कर रही हैं। पहला, स्थानीय लोग ईंधन के लिए जलावन की काफ़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि स्थानीय लोग दावेदार हैं, और मैंने बताया भी था कि वो अपने ईंधन, झोपड़ी और भोजन के लिए वनों पे निर्भर हैं। तो ईंधन के लिए जलावन की काफ़ी मात्रा में, अगर सूखी लकड़ियाँ जो वनों में मौजूद है उसे वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब तो नहीं प्रभावित होता, लेकिन उससे अगर ज़्यादा काटते हैं ईंधन के रूप में वनों की लकड़ियों को तो वन उससे प्रभावित होता है। दूसरा और क्या है गतिविधियां जो प्रभावित करती है? झोपड़ी बनाने के लिए, भोजन एकत्र करने के लिए एवं भंडारण के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। स्थानीय लोग जो आसपास वनों के रहते हैं वो ज़्यादातर झोपड़ियों में रहते, तो झोपड़ी भी वनों के ही होने वाले पौधों से बनाते हैं, उसी से भोजन अपना एकत्र करते हैं। साथ साथ भंडारण के लिए भी वो लकड़ियों के ही से ही भंडारण के लिए भी जो भी जिस तरह का डिज़ाइन बना करके कोठी या जो कहें तो लकड़ी से ही बनाते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा किसके कारण प्रभावित होता है? खेती के औजार एवं अन्य उपयोगी साधन मानव वन से प्राप्त करता है। खेती के लिए बहुत सारे औजार हैं, हल है, कुदाल है, ऐसे बहुत सारे खेती के औजार हैं जो वन से हमें प्राप्त होता है। साथ साथ हम और अन्य सामानों का उपयोग फर्नीचर के रूप में हम लोग सबसे ज़्यादा वन की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। इसके बाद और जो आता है, औषधि और पशुओं का चारा भी वन से प्राप्त करते हैं। बहुत सारे औषधीय पौधे हम लोग अपने धार्मिक कहानियों में भी पढ़ते हैं। हनुमान जी तो पूरा देखिए कि कहा पढ़ा जाता है कि पहाड़ी उठा करके ले आए, यानी क्या हुआ, वो पूरा पहाड़ वो औषधीय वनों का वो जंगल था। यानी आप जब वनों में जाएंगे, कभी जाने का मौका मिले हिली एरिया में, हिमालय के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारे पौधे मिलेंगे, और अगर वहाँ के स्थानीय निवासियों से जानकारी लेंगे तो वो उधर वैसे जगहों पे आपको आसपास ज़्यादा नज़दीक आपको दवा की दुकानें नहीं दिखाई देंगी। कारण क्या है कि स्थानीय लोग वहाँ के उन पेड़ पौधों से ही अपना इलाज, एक तो बीमार नहीं पड़ते हैं, हिल एरिया में रहते हैं, और अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हीं स्थानीय पेड़ पौधे से अपना वो उनको जानकारी रहती है, वो इलाज करते हैं। तो इन सब में से हमारा जो है वन प्रभावित हो रहा है। बच्चों, ये तो आप लोगों ने देखा कि कैसे वन्य जीवन प्रभावित हो रहा है, वन को हम ख़त्म कर रहे हैं। इसी वन को सुरक्षित करने के लिए बहुत पहले 1970 में
एक नाम आप लोगों ने सुना है, चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन है क्या? तो यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। लकड़ी के ठेकेदारों ने गांव के समीप के वृक्षों को काट रहे थे, यानी लकड़ी का जो कार्य करते थे, जिनका व्यवसाय था, वो वृक्षों को काट रहे थे। उस गांव में उस वक्त पुरुष नहीं थे। देखिए कि कोई भी पुरुष नहीं था। इस बात से निडर महिलाएं फौरन वहां पहुंच गईं और बेड़ों को अपनी बाहों से पकड़कर चिपक गईं। अंततः ठेकेदार को विचलित होकर काम रोकना पड़ा। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, गढ़वाल क्षेत्र में आप लोगों ने देखा कि 1970 के दशक में ही वहाँ की महिलाएं, पुरुषों ने भी नहीं, महिलाओं ने इतनी एकजुटता दिखाई और वो पेड़ों से चिपक करके खड़ी हो गई कि अगर हमें काटोगे तभी वनों को काट पाओगे। और इस तरह से वो सारी महिलाएं वनों को बर्बाद होने से बचाईं, ठेकेदारों को उल्टे पांव जाने के लिए मजबूर कर दे। सिर्फ ठेकेदारों को ही नहीं मजबूर की, सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर कर दी कि ये वन हमारे लिए कितना आवश्यक है और इसका संरक्षण कितना ज़रूरी है। सरकार को अपनी नीतियों में भी बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दी। तो वनों के संरक्षण में आप कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन का एक बड़ा महत्व है। आज तक इसे जाना जाता है और इसकी चर्चा की जाती है कि जब कुछ महिलाएं मिलकर के वनों की सुरक्षा कर सकती हैं तो पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं के लिए आगे आते हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरा ही एक और उदाहरण है वनों के संरक्षण के लिए। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, जिन्होंने ये संरक्षण के लिए काम किया, आज उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार भी है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जैव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिन्होंने 1931 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में एक प्रकार का वृक्ष है जिसे कि खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। बच्चों, आप सोच सकते हैं कि एक महिला, और इस कहानी को थोड़ा मैं और यहाँ आपको विस्तृत से बताना चाहूँगी ताकि आप समझें इसे, कि वहाँ के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा था लकड़ी काटने के लिए। अमृता देवी अपनी 3 बच्चियों के साथ जंगल में गई और उन सिपाहियों को मना किया कि मैं आपको लकड़ी नहीं काटने दूंगी। फिर भी सिपाही जब ज़बरदस्ती किए तो उन्होंने बोला कि आप लकड़ी तभी काट पाओगे जब आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। तो सिपाहियों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद उनकी 3 बेटियां फिर पेड़ों के साथ जुड़ी रहीं कि मैं नहीं काटने दूंगी, उनसे हट करने लगी। उनकी 3 बेटियों की भी उन्होंने हत्या कर दी सिपाहियों ने। और इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतनी जान गंवाने के बाद सरकार भी कह सकते हैं कि जागृत हुई और वो राजा भी पीछे हटे, यानी 363 लोग अपनी जान गंवाई। और आज भी बिश्नोई समुदाय जो है ऐसे वन संपदा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जाना जाता है और आज भी वो रक्षा करते हैं। और उसी अमृता देवी के नाम पे ये राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित हुआ है कि जो लोग भी वन की सुरक्षा के लिए अगर कोई विशेष कार्य करते हैं तो उन्हें प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ वनों की सुरक्षा से जुड़े हुए 2 आंदोलनों और 2 बातों को देखा है। एक चिपको आंदोलन और एक अमृता देवी बिश्नोई से जुड़ा हुआ, जिनके नाम पर की राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर ये पूछे भी जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
वनों पर निर्भर उद्योग हम लोगों ने पहले भी देखा था कि बीड़ी उद्योग है, टिम्बर उद्योग है, कागज़ उद्योग है, लाख उद्योग है, खेल के सामान आदि भी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बैट है और खेल के ऐसे जो लकड़ी से बने हुए सामान हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। अब वनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी, आप लोगों ने पहले भी देखा कि चिपको आंदोलन और अमृता बिश्नोई का आंदोलन दोनों स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ करके अगर जोड़ा जाए तो वनों का संरक्षण ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे अभी देखते हैं, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की गई। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी, उनका नाम था ए.के. बनर्जी। ए.के. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। बच्चों आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र, 1272 हेक्टेयर, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना दूर होगा। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, यानी वहीं के रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। बच्चों हम लोगों ने चिपको आंदोलन और अमृता बिश्नोई के आंदोलन से तो समझा ही कि स्थानीय लोग जो आसपास रहते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जिस क्षेत्र में भी जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हीं का जीवन प्रभावित होता है। तो अगर ऐसी किसी भी योजना से अगर वहाँ के आसपास के लोगों को उस योजना से जोड़ दिया जाए तो उसका बेहतर ख्याल रख सकते हैं, बशर्ते कि बाहर से आने वाले लोगों की तुलना में, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की नज़र सिर्फ उस सामान पे होती है, पर वो प्रभावित हो रहे नहीं हो रहे उससे उनका ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता। और जो स्थानीय लोग होते हैं उस मिट्टी, हवा, धूप सबसे उनका एक घर जैसा कह सकते हैं, परिवार की तरह लगाव हो जाता है, इसलिए वो बेहतर केयर कर सकते हैं। और यही बात ए.के. बनर्जी ने अच्छी तरह समझा और उन्होंने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर ज़िले में इस योजना को लाया और इस योजना से लाने से क्या हुआ, एक बेहतर परिणाम मिला। और स्थानीय लोग भी कब उस कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे, जब उनको कुछ उसके लाभ से जोड़ा जाएगा। आप किसी भी कार्य से तभी जुड़ते हैं बेहतर तरीके से जब उसमें आपका कुछ लाभ दिखेगा। तो स्थानीय लोगों को क्या लाभ दिखा कि उनको सीमित मात्रा में दिया गया कि आप अपने पशु चरा सकते हैं। 25% की उन्हें भागीदारी दी गई कि आप ईंधन के एक सीमित मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। लाभ में भी उन्हें भागीदार बनाया गया और इन 3 क्षेत्रों में भागीदार बनाने से क्या हो गया कि स्थानीय लोग उस वन का अच्छे से संरक्षण किया। अब संरक्षण में क्या आता है, संरक्षण में देखिए सिर्फ नहीं काटना ही नहीं आता है, जो सूखे पेड़ हैं, जो सूखी लकड़ियां हैं उसे हटाना भी ज़रूरी है, जिसे कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और खाली जगह में नए वृक्षों, नए पौधों को लगाना, जिसे कि एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो दोनों प्रॉपर चलना चाहिए और इन दोनों को बेहतर तरीके से स्थानीय लोगों ने किया, जिसके कारण जो मृत प्राय हो गई थी वन संपदा फिर से जीवित हो गई और उसका जो मूल्य आंका गया करीब करीब वो उस समय 12.5 करोड़ था। हो सकता है आज के समय में वो और कई हजार करोड़ का भी हो गया होगा आज के मूल्य के आधार पर। तो बच्चों स्थानीय लोगों को जोड़ने से ये फ़ायदा हुआ। ये तो बच्चों हम लोगों ने वन के बारे में पढ़ा।
एक और अलग प्राकृतिक संपदा की ओर चलते हैं, जल की ओर। तो जल भी एक महत्वपूर्ण समता, जल और वायु के बिना तो जीवन ही नहीं है। तो देखते हैं कि जल संग्रहण के लिए हम लोग उसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इसके संग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल संग्रहण इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। फिर से मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। प्राथमिक स्रोत प्राथमिक स्रोत में आपके जो पुराने भी तरीके थे, पुराने भी जो ऐसे छोटे जैसे तालाब है, हाँ, हर स्थानीय क्षेत्रों में राज्य में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे राज्य में, बिहार राज्य में गांव अगर आप जाते होंगे तो आहर नाम सुनते होंगे, पैन नाम सुनते होंगे। पैन किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? हर गांव के चारों तरफ से बड़ा अच्छा ये कह सकते हैं कि पुराने लोगों का एक खुद का बनाया हुआ संसाधन था। गांव को चारों ओर से, मैं तो गांव आते जाती हूँ तो मैं करीब से देखी हूँ, मेरी शिक्षा भी गांव में हुई, तो मैंने देखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ वो गड्ढे, एक चौड़ा सा गड्ढा, हल्का गड्ढा कि आदमी आराम से उसमें घुस के भी पार हो सकता है। गांव के चारों तरफ से समझिए कि एक छोटे से नदी का चारों तरफ से जुड़ा होता था। इससे फ़ायदा होता था कि जब बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाता था तो जो लोग जीव जंतु पालते थे उस पैन से उनकी प्यास भी बुझती थी और वर्षा के बाद की जो खेती होती थी उससे सिंचाई भी होती थी। साथ साथ क्या होता है कि इस पैन से अंडरग्राउंड वाटर का, क्योंकि पैन में पानी रहने से धीरे धीरे पानी सीपेज होकर के नीचे जाता था। और सबसे बड़ी बात, गांव इस तरह से बाढ़ से सुरक्षित रहता था। मुझे याद है कि मैं बचपन में रहती थी तो कभी गांव में बाढ़ नहीं आता था, पर आज उसी गांव को मैं आए दिन सोचती हूँ कि हर बरसात में थोड़ी भी बारिश होती है, नदी में पानी आता है तो गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो ऐसे आगे देखते हैं, ऐसे स्थानीय लोग पहले करते थे। तो जल संग्रहण में प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। दूसरा है और क्या है, वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा के जल का संचयन करना। अब ये संचयन हम घरों में भी कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग आप लोगों ने नाम सुना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग रोज़ पढ़ते हैं। आजकल तो सरकारी दफ्तरों में, घरों में भी लोग कह सकते हैं सोसाइटी, जो आजकल बड़े बड़े शहरों में तो सोसाइटी बना हुआ है, अपार्टमेंट में वर्षा जल संचय के लिए बनाए गए हैं ऐसे स्रोत, ताकि छत का जो पानी है नीचे आकर के वो इकट्ठा हो। तो उसका उपयोग तो हम करें ही, साथ साथ इस तरह से बना हो कि अंडरग्राउंड वाटर को भी, जिसको कि भौम जल कहते हैं, भूमिगत पानी कहते हैं, उसको भी बढ़ाने में ये वर्षा जल मदद करे। जल संग्रहण की कुछ देशी विधियों के ये नाम दिए गए हैं: कुआं, ताल, कुल्ह, तालाब, अभी मैंने जैसे बताया आहर, पैन, तलैया, और अन्य राज्यों में ऐसे कई और अलग अलग नाम हैं। उन नामों को भी आप याद रखिए। तो ये जो देसी विधियाँ थी बहुत कारगर थी। आप याद कीजिए, इसमें से मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कुएं का, कि हर गांव के बाहर एक बड़ा सा कुआं होता था। तो सबसे बड़ी बात तो, और वो कुआं बहुत बड़ा होता था, तो कुआं जल संग्रहण का एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं बड़ा कारण है, बड़ा चीज़ है। गांव के बाहर होने से क्या है कि कोई भी मुसाफिर आया तो उस कुएं पर अपना हाथ पैर मुंह धोया, फिर अपने गांव में अपने रिलेटिव के यहाँ गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कुएं में पानी आपको शुद्ध भी होता रहता है। तो शुद्ध और सुरक्षित पानी लोगों को लगातार मिलता रहता है। अगर कुएं को गंदा ना किया जाए तो कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। तो कुआं एक बहुत बड़ा स्रोत था। और अब हमें तो शादी ब्याह में भी हम लोगों को कुएं, कोई विध अपने रीति रिवाज करने के लिए भी नहीं मिलते हैं।
तो ये पुरानी परंपरा बड़ी अच्छी थी, इसे फिर से जीवित करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिर ताल है, छोटे तालाब को ताल कहते थे, कुल है, तालाब है। अब आते हैं संग्रहण की दूसरी विधि पे, बांध। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में, कुआं, ये सब जितना ऊपर में आप लोगों ने देसी विधियों को पढ़ा, इसमें कम पानी इकट्ठा होता है, संग्रहित हो पाता है। पर बांध में क्या है, जल का संग्रहण काफ़ी मात्रा में होता है और जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है। बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके कई लाभ हैं। तो बांध से नदियों को बांध करके और पानी संग्रह किया जाता है, और जब पानी नहीं रहता है तो उसको विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जाता है, उस संग्रहित पानी को, और सिंचाई के लिए इन पानियों का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ नदियाँ नहीं हैं, जहाँ पानी की कमी है, तो ऐसे जगहों पर ऐसे बांधों के द्वारा पानी पहुंचाई जाती है और जहाँ सिंचाई होती है। साथ साथ क्योंकि ये जल संग्रहित रहते हैं और जब इनसे पानी निकलता है तो तेज़ धारा के साथ निकलती है, तो इससे बिजली उत्पादन का भी कार्य किया जाता है। तो बहुउद्देशीय ये परियोजनाएं हैं। चलिए कुछ बांधों के नाम अब जिन नदियों पे बनाए गए उन बांधों के नाम जानते हैं। पहला जैसे टिहरी बांध आप लोगों ने सुना होगा, जो भगीरथ नदी पे है, जिसे गंगा भी कहते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। भाखड़ा नांगल बांध काफ़ी पुराना है, जो सतलज नदी पे है। बच्चों, इन बांधों को बनाने के लिए हमारे यहाँ रोकने के लिए बहुत विरोध और आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध। गंगा नदी पर बहना टिहरी बांध को लेकर कई वर्षों तक आंदोलन हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जो नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को लेकर विरोध हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया टिहरी बांध और सरोवर बांध के लिए, नर्मदा नदी पर जो बना है, इन दोनों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। अब देखिए कि इस स्थानीय लोगों का विरोध करने का कारण क्या था, कारण पे भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, तो जहाँ कहीं भी बांध बनाया जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जाता है, वहाँ की उतनी ज़मीन ली जाती है। तो तत्काल तो सब विरोध होता है कि उतने लोगों की जीवन प्रभावित होता है, अस्थायी रूप से उनके बच्चे, उनका खान पान, घर, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये भी एक विरोध का बड़ा कारण है। देखते हैं कि और क्या विरोध का कोई और भी कारण है क्या। तो बांधों के पहले लाभ को देखते हैं, फिर हानियों की ओर चलते हैं। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके लाभ और कुछ हानियां भी होती हैं। तो चलिए पहले लाभ को देखते हैं। तो पहला तो लाभ है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करता है, यानी सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करता है। दूसरा है विद्युत का उत्पादन, इससे विद्युत का उत्पादन होता है जो वहीं के लोगों को और बचता है तो बाहर भी उत्पादन को दिया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण होता है, आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं है। तो दूसरा, ये पर्यटन के क्षेत्र के रूप में भी विकास होता है, तो वहाँ के इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में जहाँ भी बांध बने हुए हैं मदद करता है। और पांचवा है मत्स्य पालन, यानी वो तो पानी जमा करके रखा जाता है ना, बांध जब बनाया जाता है उस क्षेत्र में। कभी ऐसे बांध को आप देखने जाइए तो ध्यान भी दीजिए। तो मछलियों का पालन कह सकते हैं कि फिशरीज भी किया जाता, मत्स्य पालन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाता है। अब देखिए हानियाँ क्या क्या है। सबसे बड़ी बात तो कृषि योग्य भूमि हमारी सीमित है, उस भूमि का ह्रास होता है। और दूसरा, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय लोगों का विस्थापन हो जाता है और उन्हें तत्काल जगह भी नहीं दी जाती कि वो रहेंगे कहाँ। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन। जब भी बांध बनाया जाता है तो उतने पूरे क्षेत्र का जो वन है या जो भी है जिस तरह का, वो पूरा नष्ट हो जाता है। तो पारिस्थितिक असंतुलन पैदा करता है
और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा करेगा तो क्या होगा? तीसरा, जैव विविधता नष्ट होगी, यानी जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा होता है बांध से, जो बहुत बड़ा कह सकते हैं बुरा परिणाम है बांध का। चौथा क्या है कि बांध के से जब अचानक पानी देखते ही आप लोग सुनते ही हैं कि जब बारिश बहुत होती है पानी भर जाता है तो पानी अचानक छोड़ा जाता है। इससे क्या हुआ? बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है आसपास के क्षेत्रों में। पांचवा और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जैव विविधता से जुड़ा है, तो जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। बांध बनने के कारण जीवों के प्राकृतिक आवास जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जो फायदे देखे हैं, हानियां हमको लगता है उससे ज़्यादा बड़ी हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, हानियां ज़्यादा बड़ी हैं या लाभ ज़्यादा बड़ा है? ये तुलना करने की ज़रूरत है हम सभी को कि बांध से लाभ कितने हैं, हानियां कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर लाभ के परसेंटेज में भी हम निकालें तो हम, और जीवों का कैसे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा करके, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बांधों को बढ़ावा न दिया जाना चाहिए, बल्कि स्थानीय और जो पुरानी विधियाँ हैं उसे बढ़ावा दिया जाए तो हम समझते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा और ये वन और जल दोनों संरक्षित रहेंगे। जल का तो संरक्षण हो रहा है, पर वन का बांध बनने से नाश हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है। भौम जल किसे कहते हैं? सबसे पहले भौम जल समझ। अभी मैंने पाइन और आहर की बात की थी, या तालाब आप कहते हैं, कुआं कहते हैं। तो कुएं और तालाब से होता क्या है? कुएं की तालाब के नीचे की मिट्टी क्या रहती है? सिंपल मिट्टी रहती है। तो तालाब से होता क्या है कि धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर जाता है। भूमिगत जल को भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर को भौम जल कहते हैं। और भौम जल का या कोई जो पानी इकट्ठा होकर के चाक डैम बनाया जाता है, उसे भी इस तरह के भूमि के ऊपर भी जो जल इकट्ठा करिए जाते हैं, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, उसे भौम जल कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है बच्चों, देखते हैं। यह वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। दूसरा क्या है? भौम जल छोटे छोटे जलाशयों के जल स्तर में सुधार लाता है, पौधों को नमी पहुंचाता है। यह मच्छरों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से सुरक्षित रहता है, यानी मच्छरों और जंतुओं का अपशिष्ट इसमें नहीं रहता है, तथा यह जल संदूषण से बचा रहता है, यानी वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। बच्चों, इसमें एक और है चाक डैम। चाक डैम किसको कहते हैं? चाक डैम जनरली छोटा छोटा कह सकते हो, डैम का ही छोटा रूप है। तो बड़े डैम से तो हमें ज़्यादा हानियाँ हैं, इसलिए छोटे छोटे डैम बनाने की परियोजनाएं आई हैं। तो चाक डैम उसे कहते हैं जहाँ जल संग्रहण के लिए अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर या तो गड्ढा बनाया जाए, या जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई से नीचे के स्थान पर कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं घेर कर। ये वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ या प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए जाते हैं। बच्चों, चेक डैम ज़्यादातर आपको पहाड़ी एरिया क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वो बनाया जाता है। जैसे पहाड़ों से पानियाँ नीचे गिरी, अब मान लो यहाँ तक आई, तो यहाँ पर क्या होगा कि पत्थरों और कंक्रीटों से घेर करके अब बना दिया गया। तो यहाँ पानी इकट्ठा हुए। तो चेक डैम से फ़ायदा क्या है कि यह ऊपर का तो पानी रहेगा, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ही, साथ साथ ये अंडरग्राउंड वाटर को भी बढ़ाने में चेक डैम का एक मेजर रोल होता है। और साथ साथ क्या है, ये क्योंकि छोटे से जगह में बनता है, तो इससे लोगों का, जैसे आपने बांध से हानियों में देखा कि लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, बड़े एरिया में जंगल बर्बाद होता है, नष्ट होता है, जैव विविधता प्रभावित होती है, पारिस्थितिक असंतुलन बनता है। लेकिन चेक डैम से ऐसी कोई असुविधा या हानि नहीं होती है। और जैसा कि आपने पढ़ा कि पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई से जब पानी आती है तो चेक डैम में, या नहीं तो जैसे है
कि छोटे जगहों में भी गड्ढे खोद करके इस तरह से अर्धचंद्राकार गड्ढे बनाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार जब इस तरह के गड्ढे रहते हैं ना, तो पानियों का वाष्पीकरण थोड़ा, आपको जो फ्लैट है आप इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि एक ही गिलास पानी आप थाली में रखिए और एक ही गिलास पानी चाहे उतने ही बड़े कस्तरी में रखिए, प्लेट में रखिए, और उतना ही पानी को आप एक कटोरी में अर्धचंद्राकार में रख के देखिए गर्मी के दिनों में किससे पहले पानी वाष्पित होता है। तो अर्धचंद्राकार क्यों रखा जाता है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ बांध, अर्धचंद्र और जल संरक्षण की विभिन्न विधियों और कैसे कर सकते हैं इसको समझा। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में आगे हम फिर और कुछ टॉपिक को देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।